Hello everyone, welcome back to marketing management classes. All right, and at the last class we were discussing about marketing management. Yeah, so let's begin from there. लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था मार्केटिंग मिक्स. ऑल राइट, सो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है ना. तो मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था, है ना. उसके बाद ये बताया था कि कब आया तो था 1948 एडी में आया था, है ना, इसका मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट. जेमी कलिंटन नाम के प्रोफेसर ने इसके कंसेप्ट को डिस्कवर करा था. फिर बाद में चलकर 1961 में जेरोम मैकेटे ने भी इसके बारे में कुछ स्टडी करा था. जहाँ पे जेमी कलिंटन ने 4 पीज को डिफाइन करा था ना, उसमें इन्होंने +3 पीज ऐड करके और इस 4 पीज के कंसेप्ट को 7 पीज बनाया था. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये 7 पीज क्या है, क्या क्या है. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 4 पीज क्या होती है ना. और वहाँ पे मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब हो जाता है कि किसी भी पार्टिकुलर या फिर टारगेटेड कस्टमर को सिलेक्ट करके उनके नीड को जानकर और उनको कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. तो उसी के लिए बोलते हैं साम दाम दंड भेद भेद, है ना. तो ये चारों चीज़ को यूज करके यूटिलाइज करके मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करना, उसके बाद कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने हॉस्पिटल के लिए रेवेन्यू जनरेट करना. ठीक है, तो ये मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट होता है. राइट, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मार्केटिंग मिक्स में आपका प्रोडक्ट क्या होता है. फिर मैंने ये बताया था कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है ना. तो प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है कोई भी फाइनल आउटपुट होता है किसी भी रॉ मटेरियल को जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद उस आउटपुट को वो जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना. तो उसमें हम लोग 4 कैटेगरी का यूटिलाइजेशन करते हैं, 4 चीज़ों का मिक्सचर करके यूटिलाइज करते हैं. पहले तो प्रोडक्ट रेंज. अब ये रेंज 3-4 तरीके से हो सकता है कि किस प्राइस का है, किस लेवल का है. प्राइस लेवल है ना, किस एज ग्रुप के लिए है, मतलब कि एक हिसाब से जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ द कस्टमर, है ना. जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ द कस्टमर्स, है ना. जिसमें उनकी इनकम क्या है, कैसा सोशल बिलीफ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट रेंज में हम लोग समझते हैं. ठीक, उसके बाद हम लोग जब भी हम लोग ने प्रोडक्ट को सेल कर दिया अपने कस्टमर को, उसके बाद हम लोग उनको क्या सर्विस दे रहे हैं, है ना. तो वो आता है हमारा सर्विस आफ्टर सेल में. उसके बाद आता है कि अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका एक ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं ना कि लोग उसको यूटिलाइज करते हो तो अपने आप में प्राउड फील करें, एक प्रेस्टीज वाला फीलिंग है उनको कि हाँ मैं तो एक ब्रांडेड चीज़ यूज कर रहा हूँ या फिर यूज कर रहे हो. राइट, लास्ट में आता है पैकेजिंग या फिर पैकेज, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को एक ऐसे डिजाइनिंग में ऐसे रैपर में रैप करते हैं जिससे क्या हो कि एक तो वो खराब होने से भी बचे, दूसरा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, है ना, एक इमेज वैल्यू क्रिएट करे मार्केट में. तो ये होता है प्रोडक्ट मिक्स. मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ यूज करना है, 3-4 चीज़ों को यूज करना है. ऑलराइट, उसी तरह फिर मैंने बताया था प्राइस मिक्स क्या होता है, जिसमें मैंने समझाया था कि प्राइस क्या होती है. फिर मैंने बताया कि प्राइसिंग क्या होती है ना. प्राइस का मतलब होता है किसी भी आउटपुट का वर्थ वैल्यू, कि उसकी मार्केट में कितनी वर्थ वैल्यू है, कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो कितने रुपए में लोगों को मिल सकता है. ऑलराइट, उसके बाद मैंने प्राइसिंग के कंसेप्ट बताए थे, है ना. कि प्राइसिंग का मतलब हो जाता है कि लोगों का कितने प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा है, फिर उसके कितने टैक्सेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक वर्थ वैल्यू क्रिएट करना. राइट, उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में भी स्कीमिंग प्राइसिंग होती है. जैसे कि लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, है ना. तो डिस्काउंट के कंसेप्ट आते हैं इसमें. तो 3-4 चीज़ों को मिक्स करके प्राइस को हम लोग तय करते हैं. ठीक, तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब हो जाता है 3-4 चीज़ों को यूज करके लोगों को सेटिस्फाई करना और उनको उनके बीच एक डिमांड क्रिएशन करना. उसके बाद आ जाता है कि इन 4 चीज़ों में आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रोमोशन. अब प्रोडक्ट में 4 चीज़ों को यूज करते हैं, प्रोडक्ट रेंज, है ना. उसके बाद प्रोडक्ट रेंज के बाद क्या यूज करते हैं, सर्विस आफ्टर सेल, फिर ब्रांड एंड पैकेज. उसी तरह प्राइस मिक्स का मतलब हो जाता है कि प्राइस को सेट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ों को यूज करते हैं. तो एक तो प्राइसिंग मेथड यूज करते हैं, फिर डिस्काउंट पॉलिसी यूज करते हैं, फिर अलाउंस यूज करते हैं, एंड लास्ट में क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि अगर लोगों को अभी
पैसे नहीं है लोगों के पास, तभी ईएमआई पे भी हम लोग उनके अवेलेबल करा दें, है ना, ताकि क्या हो पाए कि जो भी लोग हैं वो उस डिमांड को शिफ्ट ना करके उसी टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, ये भी एक मार्केटिंग का टेक्निक है। फिर मैंने बताया था कि प्लेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना, ये बताया था ना मैंने। यस सर। ओके। सो प्लेस का मतलब हो जाता है सिंपली, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही डिफाइन करते हुए एक मार्केट। तो यहाँ पे सिंपल टर्म में मार्केट को ही प्लेस बोला गया कि अगर कोई भी कंपनी है ना, लेट्स से कोई भी एबीसी कंपनी है, उन्होंने एक एक्स प्रोडक्ट बनाया, अपने गोडाउन में उसको स्टॉक कर लिया, कस्टमर के पास डिमांड भी है, कस्टमर का डिमांड भी है उस प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन इनके पास कोई प्लेस ही नहीं है, नो प्लेस, तो ये उसको सेल कहाँ करेंगे, है कि नहीं। जब अगर कोई एक बोलते हैं कि डिफाइंड प्लेस नहीं है, एक डिफाइंड प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये सेल कैसे करेंगे, कस्टमर कैसे इनके पास पहुंचेंगे, है ना। तो इसीलिए अब ये प्लेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग जिस प्लेस की बात कर रहे हैं ये ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 1948 के टाइम पे कौन सा कंसेप्ट नहीं आया था, तो ऑनलाइन मीडिया का कंसेप्ट नहीं आया, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने डिफाइन करा है किस कंसेप्ट में कि बोलते हैं ना फेस टू फेस या फिर ऑन द काउंटर के कंसेप्ट में डिफाइन कर रखा है प्लेस को। तो हम लोग समझेंगे कि प्लेस या फिर मार्केट मिक्स में क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, या फिर प्लेस मिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे देखो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डायरेक्ट लाइन एंड इनडायरेक्ट लाइन। डायरेक्ट लाइन का मतलब क्या हो जाता है, सीधा इंडस्ट्री से निकल कर कस्टमर के पास जाना, ये होता है हमारा डायरेक्ट लाइन। फिर आते हैं इनडायरेक्ट लाइन। इनडायरेक्ट लाइन में क्या आते हैं, पहला तो इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री हो गया, है ना, फिर बीच में आएंगे एजेंट्स। अब एजेंट्स में भी दो तीन आते हैं, ना, डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर। उसके बाद लास्ट में आते हैं कस्टमर, मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा रहे हैं ना, तो एक प्लेस पे पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को चार चीज कंसीडर करना पड़ता है कि किस चैनल से पहुंचा रहे हैं, एजेंट्स का यूज कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस मेथड से, किस मीडियम से पहुंचा रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में तो चार मीडियम होते हैं, है ना, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज, चार होते हैं। इन सारी चीजों को लिख लिख कर डिफाइन करूं या फिर ऐसे बोलने से आप लोगों को समझ में आ रहा है। सर आ रहा है, ओके। बट थोड़ा स्लो बोलिए, आप बहुत फास्ट अच्छा, बोल रहे ओके हैं। ओके ओके। सो एक्चुअली मैं नोट्स बना रही हूँ साइड बाय साइड, इसलिए। ओके ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो चार चीज़ें को यूटिलाइजेशन करते हैं। एक तो होता है एयरवेज, फिर आता है हमारा रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, या फिर सी वेज भी बोल सकते हैं ना। यस सर, शिप एंड ऑल। ऑलराइट। सो अब इस ट्रांसपोर्टेशन के मेथड भी सिलेक्शन करना, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब केवल लोगों तक सामान पहुंचाना या फिर प्रोमोट करना नहीं है, लोगों का डिमांड समझना भी है, उनको सेटिस्फाई भी करना है, उनका फीडबैक भी लेना है ना। लेकिन सबसे मेन तो होता है कि लोगों के पास पहले प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। तो पहला तो हम लोग यूज करते हैं कौन से मेथड से पहुंचाएंगे, है ना। तो मेथड भी सिलेक्ट कर लिया, मान लो डायरेक्ट लाइन, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन से मेथड से ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि मान लो कि लेट्स कि आपका फ्लिपकार्ट पे कोई भी क्लोथ या फिर कोई भी अटायर ऑर्डर करता है, तो उनको अब एक दिन में तो मिलते नहीं है, है ना। वो चीज़ें या तो कलकत्ता से आती है या फिर जहाँ से भी, या तो बेंगलोर से आ रही होती है ना, या फिर दिल्ली से आती है, अगर देहरादून का कोई भी व्यक्ति ऑर्डर कर रहा है, या फिर जहाँ भी उसके स्टॉक्स होंगे। अब वहाँ से आने के लिए कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन, है ना, या फिर कभी कभार 1 वीक भी लग जाता है। हाँ। तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे आपको लिखता होगा कि आपका जो बोलते हैं ना कि हम लोग कि ट्रैक योर ऑर्डर, तो ट्रैक योर ऑर्डर में लिखता है कि योर प्रोडक्ट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड, डिस्पैच। है ना। हाँ, ट्रांसपोर्टेड या डिस्पैच। तो मतलब वो कौन से ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है, तो रोडवेज के, है ना, हम्म। कि वहाँ पे पैकेजिंग हो गया है, अब उसको ट्रक में लोड कर दिया है, फिर अनलोडिंग कर रहे हैं, है ना, फिर वहाँ से अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके आ जाइए। ये सारी चीज़ अगर आप लोग अच्छे से समझो
तो वही सारी चीज़ों को ये लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फिर आते हैं वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग या फिर वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हो जाता है, और ये क्यों इम्पोर्टेंस है एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेयर हाउसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टॉक को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए। वेरी गुड। वेयर हाउसिंग का ढूंढ। मतलब क्या हो जाता है, पहले आप लोग कंसेप्ट समझो। दो चीज़ है, एक तो इन्वेंट्री होता है, दूसरा वेयर हाउसिंग होता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री एक ही तो है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दो चीज़ें हैं। पहले हम लोग समझते हैं फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री क्या होगा, जहाँ पे अपना आपका प्रोडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज हो सकते हैं। अब इस फैक्ट्री से मान लो यहाँ पे मार्केट है ना, ये मार्केट हो गया आपका। इमेज पे फोकस मत करना, मतलब कि कंसेप्ट समझा रहे हो है ना। ये लोग हो गए, ये दुकानें हो गई, है ना। राइट। अब इस ये फैक्ट्री हमेशा आपको पता होता है कि ये सेटलमेंट एरिया से काफी दूर होते हैं, है ना, फार फ्रॉम सेटलमेंट एरियाज, ताकि क्या ना हो लोगों को पोल्यूशन की दिक्कत ना आए, है ना। अब पोल्यूशन में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है ना, इटसी जो भी है। तो ये सारे दिक्कत ना हो इसलिए क्या करते हैं हमारे हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनियों को या फिर फैक्ट्री को तभी परमिशन देते हैं जब वहाँ पे या तो जो भी उस सोसाइटी या फिर उस इन्वायरमेंट को लोग उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें, है ना। ठीक, या फिर क्या हो कि वो इतना दूर हो कि लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई भी असर ना करे। ठीक, तो मान लो ये फैक्ट्री यहाँ से है आपका, मान लो लेट से कि 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब इसने प्रोडक्शन तो कर दिया, समझे कंसेप्ट। अब इस प्रोडक्शन कर दिया इसने, है ना। अब यहाँ से डायरेक्टली ये मार्केट में सामान पहुंचा रहा है। तो यहाँ से जो भी यूज करे, रेल यूज करे या फिर रोड यूज करे, ठीक, तो यहाँ पे उसका हर टाइम क्या लगेगा, लेबर लगेंगे, व्हीकल्स लगेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट लगेगी, है ना। ये तो लगी रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मार्केट है ना, मार्केट में क्या होता है, डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। समझ रहे हो, डिमांड फ्लक्चुएशन का मतलब समझ रहे हो? हाँ, कभी है कभी नहीं है। हाँ, वेरी गुड। डिमांड हमेशा फ्लक्चुएशन करते रहते हैं, है ना। कभी होता है कि एकदम से मार्केट में डिमांड हाई हो गया, कभी होता है कि नॉर्मल है, या फिर कभी होता है कि एकदम से लो हो गया। ऑलराइट। अब कल को मान लो यहाँ पे जैसे लेट से कि ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट का मार्केट है, और ये फैक्ट्री आपका मान लो टेहरी में है ना। 50 किलोमीटर का तो होगा ना डिफरेंस, या तो हरिद्वार मान लो। ठीक है, और ये देहरादून हो गया डिस्ट्रिक्ट, मान मत मानो, है ना। ये देहरादून हो गया, ये हरिद्वार हो गया। अब कल को मान लो यहाँ पे मार्केट में जितने भी दुकानदार थे, उन्होंने तो सारे स्टॉक्स तो पहले से ही भर के रखे थे ना अपने दुकान में, जितने भी उनको नीड थी, उनको लगा कि अच्छा इतना ही बिकेगा, है ना। तो किसी ने मान लो कि बोलते हैं ना 50 पेटी मंगा लेना, है ना, 50 कार्टून मंगा लिए। अरे यार, एक सेकंड ना। है ना, तो 50 कार्टून मंगा ली किसी ने, 10 मंगाए, है ना। जैसे उनके पास बजट होएगी, अभी जितना उनका डिमांड होएगा। अभी ये इसका मतलब ये मैं इतने दिखा रहा हूँ, मतलब इतनी
मतलब इतने एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, देहरादून कितना बड़ा है, आपस में ही है ना। प्रेमनगर एरिया अलग हो गया, है ना, सिद्धू वाला एरिया अलग हो गया, राजपुर साइड रोड अलग हो गया है, मतलब एक हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये सारे आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड, अब वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अब इन सारे दुकानों को सप्लाई कौन करता है, होलसेलर्स करते हैं, है कि नहीं। होलसेलर्स या फिर डीलर्स करते हैं। अब इन्होंने स्टॉक करके रखा था, और यहाँ पे सारी चीज़ें को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब कल को मान लो इनके पास स्टॉक खत्म हो गया, और यहाँ पे मार्केट में एकदम से डिमांड हाई हो गया है, तो यहाँ से यहाँ आने में उनको टाइम तो लगेगा। टाइम क्या मतलब, ये एक घंटे का रास्ता है, तो एक दिन में थोड़ी आ जाएगा। पहले उनको पैकेजिंग करना पड़ेगा, फिर व्हीकल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बिलिंग करनी होगी, है ना, टैक्सेस वगैरह की वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक 1 से 2 दिन लग जाएंगे। अगर ये इतना कम डिस्टेंस है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो 1 वीक भी लग सकता है, हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए। तब तक तो डिमांड क्या हो जाएगा, जो भी मार्केट में डिमांड था, जो ये अभी पीक पे था, वो क्या हो जाएगा, डाउन आने लगेगा, है ना। तो जिससे क्या होगी, कंपनी को लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे अपना फैक्ट्री तो है, ये क्या करेगी, इसी मार्केट या फिर इसी देहरादून के आसपास में अपना एक गोडाउन, किसी बनी बनाई गोडाउन को क्या कर लेगी, रेंट कर लेगी। बड़ी सी गोडाउन क्या कर लेगी, रेंट। अब कल से अब वो क्या करेंगे, इसको अपना यहाँ पे प्रोडक्शन करते रहेंगे, और धीरे 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 करते इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पाइलिंग स्टॉकिंग करते रहेंगे, ठीक है। अब मेन चीज क्या हुआ, जैसे जहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुआ, ये लोग कहाँ क्या करेंगे, ये तो बगल में ही है, यहीं से क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से ट्रांसफर करेंगे, ठीक। तो क्या कर पा रहे हैं, ये डिमांड को मीट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि वेयर हाउसिंग क्या होती है। वेयर हाउसिंग का मतलब ये नहीं होता जो फैक्ट्री में बनाकर और फैक्ट्री वाले ही किसी अपने घर में रख लेना, नहीं नहीं नहीं। वेयर हाउसिंग का मतलब हो जाता है फैक्ट्री में बनाया, और उसके बाद जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे किसी भी मार्केट के आसपास वाले एरिया में, है ना, या फिर उसी मार्केट में कोई भी एक घर रेंट कर लेना, या फिर अपनी बिल्डिंग बनाकर वहाँ पे क्या करना, चीज़ों का स्टॉक करना। वेयर हाउसिंग का मतलब स्टॉकिंग तो होता है, लेकिन किस एरिया में होता है वो आप लोग को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को, समझ गए। कंसेप्ट क्लियर है। अब समझाता हूँ मैं आपको इन्वेंट्री क्या होती है। अब वही जो फैक्ट्री थी, और यहाँ पे मार्केट है, उन्होंने यहाँ पे अपना वेयर हाउस बना के रखा है ना, वेयर हाउस है, ये फैक्ट्री होगी। अब इस फैक्ट्री में यहाँ पे तो सारी मशीनें होंगी, है ना। तो इस मशीन में मान लो कल को चलते चलते कुछ खराबी आ गई, और यहाँ पे इनका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ना रुके, इसलिए फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपने इस फैक्ट्री के आसपास वाले किसी एरिया में, है ना, या फिर फैक्ट्री के अंदर वाले ही एरिया में, इनसाइड या फिर आउट से कहीं भी, लेकिन आसपास में होनी चाहिए, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने हर एक चीज़ों का एक बैकअप रखते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे यहाँ पे वेयर हाउस में तो स्टॉक्स है, यहाँ पे भी क्या हुए, स्टॉक्स हुए। कौन से स्टॉक्स, तो फिनिश्ड गुड्स के, है ना। दूसरा, इसी इन्वेंट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं कर सकते ना, तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉकिंग ये लोग क्या करते, कहाँ करते हैं, इन्वेंट्री के थ्रू ही करते हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब कि इन्वेंट्री एक वाइडर कंसेप्ट है, जिसके अंदर वेयर हाउसिंग भी आ जाएगी। अब वेयर हाउसिंग को अगर पार्टिकुलरली लें तो ये किसी भी मार्केट के एरिया में होता है, ठीक। फैक्ट्री में भी हो सकता है, अगर फैक्ट्री छोटी है तो वो क्या करने करेंगे, वेयर हाउसिंग नहीं करके इन्वेंट्री करेंगे उसी के अंदर,
वेयर हाउसिंग को वो इंक्लूड कर देंगे। लेकिन बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, या फिर मल्टी स्टेट कंपनी है, तो वो प्रोडक्शन तो एक ही जगह करती है ना, लेकिन बाकी हर एक राज्य में क्या करेगी, अपनी एक वेयर हाउसिंग करेगी और वहाँ पे अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगी या फिर ट्रांसफर करेगी। समझ रहे हो कंसेप्ट? यस सर। ओके। सर ये भी तो मतलब ये जैसे वेयर हाउस है, इसमें ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे खाली फिनिश गुड्स आते हैं और जो इन्वेंट्री होता है वहाँ पे फैक्ट्री का और भी मटेरियल। हाँ वेरी गुड। मतलब मतलब इन्वेंट्री का मतलब एज अ होल हो गया ना, जहाँ पे रॉ हम्म, मटेरियल्स भी है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी है, इक्विपमेंट्स भी है, मशीन्स भी है, यहीं पे हम्म, व्हीकल्स को भी रखते हैं, हम्म, है ना। जो ये उनकी हाँ हाँ कंपनी व्हीकल होंगे, ठीक है, वेरी गुड। राइट। यहीं पे अपना बोलते हैं ना कि इमरजेंसी की जो भी चीज़ें हैं, वो हम्म, सारी चीज़ें इमरजेंसी किट में ही रखते हैं। इमरजेंसी किट्स हो गए, है ना, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब बोलते हैं ना कि फैक्ट्री को डे टू डे बोलते हैं ऑपरेशन में नीडेड होता है, तो सारी चीज़ों को इन्वेंट्री में ही रखते हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट? अब वेयर हाउसिंग को अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे? वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग और पाइलिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नियर बाय द मार्केट, समझ गए, और विद इन द इन्वेंट्री ऑफ द फैक्ट्री। लिख दूँ? ठीक है सर, हो गया। अच्छा लिख लिया। ओके। हाँ, और इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? हाँ इन्वेंट्री का मतलब जी। हो गया कि स्टॉकिंग एंड मैनेजिंग हम्म, all the raw materials, equipments, machines, and finished products for the future need or for the day to day operation in the factory, है ना। तो यस इन्वेंट्री क्यों सर। करते हैं? फॉर फ्यूचर नीड, डे टू डे ऑपरेशन। हम्म, अब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम भी आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट भी आता है, समझ गए। हम्म, अब इस इन्वेंट्री के रीडिंग करने से, इन्वेंट्री स्टडी करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्या कर पाते हैं, अपना बजटिंग कर पाते हैं। ओके। समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास इतनी की इन्वेंट्री है। अभी जो भी कंपनी इन्वेंट्री की बात करें, मतलब उनके पास कितना एसेट पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? इन्वेंट, क्योंकि ये सारी चीजें उनकी क्या हो गई, एसेट हो गई ना। यस सर। और वेयर हाउसिंग में भी ये भी एसेट है। अब लेकिन ये क्या होते हैं, ये करेंट एसेट होते हैं, इसमें दोनों मिक्स्ड होते हैं, करेंट और फिक्स्ड एसेट दोनों होते हैं। समझिए, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ जी। ओके ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस समझ लिया। अब प्लेस में मतलब प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए या फिर मार्केटिंग मिक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेस मिक्स कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मेथड सेलेक्ट करते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि कॉस्ट कितना आएगा, है ना, क्या हमारे हम्म, पास अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कैसा रूट है, जैसे बोलते हैं डिस्पैचिंग रूट क्या है, रूटिंग एंड इन रूटिंग बोलते हैं, इन रूटिंग एंड डिस्पैचिंग, है ना। फैसिलिटीज कैसा है, कस्टमर का क्या डिमांड है, कस्टमर अगर चाह रहे हैं कि नहीं मेरे कस्टमर ही मतलब कि जैसे होलसेलर ही हो गए या फिर डीलर भी हो, वो भी तो फैक्ट्री के लिए कस्टमर ही हुए ना। तो उनका अगर डिमांड है नहीं मेरी चीज़ें रोडवेज से ही आनी चाहिए, तो हो सकता है हम लोग को उसमें थोड़ा कॉस्ट में इंक्रीमेंट करना पड़े, है ना, क्योंकि हमारा उसमें तो पैसा और चार्जेस ज़्यादा लगेंगे ना अगर रोडवेज से जा रहे हैं तो। या फिर अगर एयरवेज से जाए तो उससे ज़्यादा लगेगा, अगर वाटरवेज से जाए तो उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। हालांकि और के कंपैरिजन में लोगों का ये कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि सीवेज में ज़्यादा हाई कॉस्ट आते हैं, है ना, लेकिन सीवेज में इसलिए कम कॉस्ट आता है क्योंकि वो बहुत टाइम लगाता है ना कहीं से कहीं पे ट्रांसफर करने के लिए। तो जहाँ पे टाइम लग रहा है मतलब वो सस्ता है, जहाँ पे चीज़ें फास्ट हो रही है। जैसे अगर किसी को यहाँ से मान लो कि मुंबई जाना है, बस में जाएगा तो बहुत कम टिकट पड़ेगी, हम्म, है ना, फ्लाइट में जाएगा तो, ज्यादा। समझ गए कंसेप्ट?
जी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोमोशन का टेक्निक, प्रोमोशन टेक्निक। प्रोमोशन के बिना तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती ना, है ना। अब प्रोमोशन में एडवर्टीजमेंट भी आती है, और क्या क्या चीजें आती है प्रोमोशन में, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो प्रोमोशन में एडवर्टीजमेंट आ गया, फिर आता है पर्सनल सेलिंग, फिर आता है सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, एग्जीबिशंस, डेमोस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ठीक है, प्रमोशन लोगों को सिंपल वर्ड में लगता है, प्रमोशन का मतलब हो गया सीधे एडवर्टीजमेंट। सीधा एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, प्रमोशन में और भी सारी चीज़ें होती है। जैसे सेल्स प्रमोशन अलग चीज़ हो गया, एडवर्टीजमेंट अलग चीज़ है, सेल्स प्रमोशन अलग चीज़ है, पब्लिसिटी अलग चीज़ है, पब्लिक रिलेशंस अलग चीज़ है ना। ये सारी चीज़ें देखने में सिमिलर लगते हैं, की सिमिलैरिटी होगी, लेकिन ये सारे अगर डीप में जाए तो ये मैटर करते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से, है ना। और अपना अपना इनके एक पर्सनल स्टैंड होता है। राइट। प्रमोशन का मतलब ही हो जाता है कि ये दो तरह के प्रमोशन होते हैं। अगर लोगों में बात करें तो उनके पोजीशंस में प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट में बात करें तो उनके डिमांड में प्रमोशन होता है। समझ में आ रहा कंसेप्ट। अब सर मार्केटिंग। डिमांड सर डिमांड में प्रमोशन कैसे, मतलब जैसे सपोज एक एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट की, कभी वाई ज़्यादा डिमांड में, कभी एक्स, वो ऐसे। वो नहीं, मतलब कि किसी भी एक पार्टिकुलर चीज को मैं बता रहा हूँ, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि लेट्स से कि एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है। हम्म। वो अभी एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है। एक बैंक के एग्जांपल ले रहे हैं ना, इन अ बैंक। अब उसने उस बैंक में 4 to 5 years दिए अपने, बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एंड हार्ड वर्क से, है ना। हम्म। और कंसिस्टेंट रहा, है ना। और सारी चीजों में इसका क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट था ना, वो बहुत ही हाई आउटपुट दिया उसने, है ना, गुड रिजल्ट दिया, है ना। तो कल को क्या हो जाएगा कि जो भी बैंक्स है जहाँ पे, वहाँ पे भी अगर किसी भी तरह की क्या बोलते हैं, जैसे कि नहीं बोलते कि कोई भी मान लो कि वहाँ के मैनेजर छोड़ के जा रहा है पोस्ट, है ना। तो जो भी वहाँ पे चेयर अवेबिलिटी होएगी ना, जो बोलते हैं ना वैकेंट सीट होएगी, उसको क्या करेंगे, ये जो पर्सन होएगा ना, इसको वो लोग कंपनी या फिर बैंक के हेड जो भी होते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो क्या करेंगे, इसी पर्सन को अकाउंटेंट से ब्रांच मैनेजर बना देंगे। समझ रहे हो, मतलब कि पहले ये अकाउंटेंट था, अब उसके पोजीशन में वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, तो इसको बोलते हैं प्रोमोशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे जैसे पावर और पोजीशन इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे क्या आते गए लोगों के पास, जिम्मेदारियां आती गई। हम्म। समझा, ब्रांच मैनेजर मतलब पहले अकाउंटेंट था तो किसको हैंडल करता, जो भी कैशियर वगैरह थे उनको हैंडल करता, है ना। हम्म। या फिर जो भी वहाँ पे मनी का देखते होंगे उनको हैंडल करता। अब ब्रांच मैनेजर हो गया तो मतलब इसको क्या करना है, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी देखना है, लोन डिपार्टमेंट में भी देखना है ना, कस्टमर डिपार्टमेंट में भी देखना है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। इट इज जो भी बाकी के डिपार्टमेंट्स होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये होता है प्रोमोशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हो गया लोगों में होती है, ठीक। अब दूसरी तरह का प्रोमोशन आता है, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में नेस्ले का मैगी ले लेते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या था, इसका डिमांड बहुत ही लो था, ठीक था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, बहुत ही ज्यादा इसमें एडवर्टीजमेंट करी, है ना। लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करी। स्कूल्स कॉलेजेस में विजिट करे इन लोगों ने। तो उससे क्या होने लगा, धीरे 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 कर करके इनके डिमांड में इंक्रीमेंट होने लगा।
समझ में आ रहा है? तो जिस नेस्ले के मैगी का डिमांड पहले 10 था, 10 लाख मान लो या फिर 10 करोड़ मान लो या फिर जो भी मान लो, है ना, 10,000 था, वो आज के टाइम में बढ़ के, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, है ना, कि मान लो कि 10 लाख हो गए। समझ में आ रहा? तो इसको बोलते हैं प्रमोशन इन डिमांड। ओके, डिमांड इंक्रीज होना। हाँ, ऑलराइट, समझ गए। अब किसी भी हम्म। दो चीज में एक का डिमांड इंक्रीज और दूसरे का डिमांड डिक्रीज, ये इसको प्रमोशन नहीं बोलते। प्रमोशन का मतलब हो गया कि जो भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका डिमांड इंक्रीज होना। अब उसको डिमांड इंक्रीज करने के लिए जो भी पैतरे आजमाते हैं ना, उस वो सारे पैतरे प्रमोशन के फंक्शंस में आ जाते हैं। समझ रहे हो? हम्म। तो फंक्शन ऑफ प्रमोशन। तो सबसे पहला इसका प्रमोशन का फंक्शन ही आता है एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है, आज के टाइम पे सब लोगों को पता है, क्योंकि हर एक यूट्यूब चैनल चलाओ, है ना, यूट्यूब चला रहे हो, हर एक 2 मिनट में कुछ ना कुछ ऐड दिख जाएगा, है ना। कोई भी वेबसाइट पे जाओ, कुछ ना कुछ ऐड रन होते हुए दिख जाएगा। न्यूज़पेपर ओपन करो, एडवर्टीजमेंट दिखती है आपको। मैच कोई देख रहा है, उसमें हर एक ब्रेक में एडवर्टीजमेंट होती है। कोई टीवी में मूवीज देख रहा है, उसमें एडवर्टीजमेंट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे भी बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना। समझ रहे हो कंसेप्ट? तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ही हो जाता है कि कोई भी मीडिया, या तो प्रिंटेड हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उस सारे मीडिया को यूज करके किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कस्टमर की डिमांड में एक इमेज क्रिएट करना। हम्म। समझ ना? तो उसके क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इमेज और ब्रांड वैल्यू इन कस्टमर्स कॉन्शियसनेस वाया ऑनलाइन, ऑफलाइन और प्रिंट मीडिया। समझ गए? तो ये होता है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग का एक मैनेजर होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है। अब ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर क्या करते हैं, मार्केट को स्टडी करके ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आजकल के ट्रेंड में क्या चलता है, कोई भी सेलिब्रिटी बुलाओ, उनसे प्रोमोट करा दो। ठीक, जैसे कि एक विमल है, विमल कोई कोई जुबा केसरी करके चलता है, गुटखा है कुछ, है ना। सबको पता है कि ये जहर है ना। पता है कि नहीं कि ये जहर है, लोगों को खाने से इसको कैंसर्स होते हैं या फिर जो भी परेशानियां होती हैं। हम्म। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन विमल वालों ने क्या करा, इलायची के बहाने से, हम्म। है ना, इलायची के बहाने से एसआर के, शाहरुख खान, अजय देवगन, बीच में अक्षय कुमार भी आया था, है ना। हाँ, नहीं वो अभी भी आता है। नहीं, फिर अभी उसने छोड़ दिया है, लेकिन उसने जबकि पैसे ले लिए नहीं, इसलिए उसके क्या बोलते हैं, उसके फेस का यूज कर रहे हैं। ये जो, ओके। ये इन लोगों के पास ज्यादा पावर थोड़ी होता है, ये जो पीछे कंपनीज होती है ना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनके जी। पास रियल पावर होता है। रियल पावर तो ये लोग हैंडल करते हैं। हम्म। आपने एक बार पैसे ले लिए, मतलब जब तक आपके फेस वैल्यू का वो लोग उतना मुनाफा निकाल नहीं लेते, तब तक आपका फेस दिखाना बंद नहीं करेंगे वो। ओके। हम्म। अब अभी क्या आएगा, टाइगर, टाइगर भी आ गया है ना। अब इन चारों लोगों को यूटिलाइज करके, यूज करके इन्होंने क्या करा, एक ब्रांड के एक एड 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 रन करते हैं नहीं। हम्म। अब केवल एड रन नहीं करते, इनके पोस्टर्स भी लगाते हैं आप चारों तरफ। हम्म। उसके साथ साथ जो भी पैकेट है, जो भी पैकेज है, उसके उस पे। पैकेजिंग पे भी इन्हीं की इमेज यूज करते हैं। राइट। समझ गया? तो ये क्या कर रहे हैं, एक एडवर्टाइजिंग का यूज करके नेगेटिव चीज को लोगों के पॉजिटिव। आइडियल को यूज करके, है ना, आइडियल यूटिलाइजेशन करके क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम्म। उसकी डिमांड को
प्रोमोट करने के लिए। समझ रहा? ओके। कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रमोशन कैसे चलता है? हम्म। ओके। अब इसमें मतलब कि बोलते हैं ना कि मेथड यही है। अब इसमें कोई भी चीज़ को आप प्लेस कर दो, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हो गए, रेस्टोरेंट्स होटल्स हो गए, है ना, या फिर जो भी हम्म। प्रोडक्ट आप यूज कर लो, है ना, मेथड यही रहता है, सबका प्रोसेस सेम रहता है, बस वो लोग तरीका करते हैं, तरीके चेंज कर देते हैं। हम्म। नेक्स्ट, तो दूसरा क्या आता है वहाँ पे? एक तो था एडवर्टाइजिंग, दूसरा आता है सेल्स प्रमोशन, तीसरा आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब हो जाता है कि एक बंदा वन टू वन जाकर फेस टू फेस करके, जो बोलते हैं सेल्स पर्सन होते हैं, हम्म। वो जाके कैसे सेल कर रहा है चीजों को। अब इसमें भी दो चीज है, एक तो कस्टमर ही सेल कर रहा है, दूसरा वर्कर मतलब उनका स्टाफ सेल कर रहा है। अब कस्टमर क्यों सेल करेगा भैया? तो लॉजिक हम्म। समझो, ये कंसेप्ट समझना। बोलते हैं कि अगर आप इसको किसी और को रेफर कर रहे हो और उसने आपके रेफरेंस से इस चीज को यूटिलाइज करी, फिर परचेज करा, तो आपको इतना हम्म। कैशबैक मिलेगा या फिर इतना राइट। हम लोग ऑफ दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक हाँ। पर्सनल सेलिंग की टेक्निक है। देखो प्रमोशन कैसे कर रहे हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कंपनी कैसे प्रमोशन कर रही है? तो दो हम्म। चीजों का यूज कर रही है, एक तो सेल्स फोर्स हम्म। का, हम्म। है ना, मतलब सेल्समैन का, हम्म। दूसरा ये लोग कस्टमर को ही यूज कर ले रहे हैं, हम्म। है ना। अब कस्टमर क्यों करेगा? जब अरे तक इसका, करेगा। मैंने किया ना। हाँ हाँ, मुझे बाद में पता चला सर, ये एक कंपनी है, डाइटिक्स कंपनी है, फिटेलो, अच्छा, चंडीगढ़ में है। ओके ओके, आपने देखा होगा। हम्म। अच्छा, आप सर्च करना फिटेलो। तो मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आते हैं, वो मेरे को ऐसी कुछ डाइट के ऊपर बात चली, उन्होंने बोला कि आप ये ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है, आप करवा दो। तो उन्होंने डाइटिशियन से बात कराई, उसने जो ऑफर किया वो मेरे को ठीक लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। वो भैया ने मुझे बाद में बताया कि उनका उनको एक तो मतलब एक बंदा ऐड करवाने के लिए उनको उनकी अमाउंट में, जो वो अगर सेकंड प्लान लिया उन्होंने, मतलब अपनी वाइफ के लिए उन्होंने एक नया प्लान लिया, हम्म। उसमें उनको 1000 या 1500 रुपीज कम हो गए। हाँ, वही इसी को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, है ना। हाँ, तो यही चीज उन्होंने करा था, मुझे बाद में बताया। हाँ, समझ गया अपन लोग कंसेप्ट। ठीक है। उसी तरह आ गया और सेल्समैन। सेल्समैन मतलब कि ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वन टू वन जाकर क्या करें, सेलिंग करें। हम्म। तो ये वन टू वन जाकर सेलिंग करने का मतलब क्या होता है, इससे क्या होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होती है लोगों में। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कंपनी के लोग हैं, है ना। अगर कंपनी के लोग डायरेक्ट अगर अगर सेल कर रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा कि नेस्ले जब स्टार्ट हुआ था ना स्टार्टिंग में, हम्म। तो जो सेरेलेक कंपनी वाले हैं ना, वो एक स्टॉल लगाकर बेचा करते थे अपने सेरेलेक। और आज देखो कि वो दुकानों में उनके स्टॉल्स इतने लगे पड़े रहते कि उनका दूसरा कोई कंपटीटर या फिर कोई दूसरा सब्सटीट्यूट आया तक नहीं है अभी तक मार्केट में। राइट। समझ रहे हो? तो ये होता है पर्सनल सेलिंग का इफेक्ट, कि भैया मतलब कि मैंने बनाया है या फिर मैंने यूज करा है, आप भी यूज करो, मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। तो ये भी एक प्रमोशन का मिक्स का एक टेक्निक है। ठीक है। दूसरा आता है डायरेक्ट सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब ये हो जाता है कि सेल्स कैसे इंक्रीज करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है। तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो ऑफर्स रन करते हैं, है ना। और क्या करते हैं बताओ, डिस्काउंट्स देते हैं, डिस्काउंट्स, बाय वन गेट कूपन्स हो वन गए। देते हैं। हम्म। समझ रहे हो? एटीसी, हम्म। ये सारी चीजें मतलब कि डायरेक्टली इनको क्या करना है, सेल्स को प्रमोट करना है। तो सेल्स प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें करना पड़े, ये लोग वो सारी चीजों को यूज करते हैं। तो ये हो गया तीसरा अभी मिक्स। अभी जैसे कोई अब ना, अभी मतलब ऑनलाइन कंपनीज आ रही हैं बहुत सारी, ये कॉस्मेटिक कंपनीज जो है। हम्म। तो ऐसे ही भी क्या ऑफर निकाल रहे हैं कि बाय 3 प्रोडक्ट इन 999, बाय 8 प्रोडक्ट्स इन 999। तो वो भी सेल प्रमोशन के अंडर ही आएगा ना हाँ जी, सर? हाँ जी, बिल्कुल।
वो यहाँ पे ओके। बाई 1 करे, बाई 4 करे, बाई 5 करे, लेकिन वो डायरेक्टली क्या करे, सेल्स प्रो। एक होता है एडवर्टीजमेंट करना, एडवर्टीजमेंट करना मतलब लोगों को बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। और सेल्स प्रमोशन का मतलब कि डायरेक्ट उनका फोकस ही एक लीड जनरेट करना, लोगों को सिलेक्ट करके उनको इन्फ्लुएंस करके बुला करके इस सेल इस प्रोडक्ट को बेच देना। हम्म। समझे? तो उसके लिए वो हम्म। कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। समझ गए? लास्ट में आ जाता है हमारा क्या, एग्जीबिशन या फिर पब्लिक रिलेशंस। अब एग्जीबिशन का मतलब क्या हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि जैसे वो बड़े बड़े वो कंसर्ट्स कराते हैं, वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं ना। हम्म। जैसे बुक के एग्जीबिशंस होते हैं, अगर आपने सुना हो, कार हाँ एग्जीबिशंस जी। होते हैं। जी। समझ रहे हो? उसी तरह आता है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी में दो तरह की चीजें होती हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी एंड पॉजिटिव पब्लिसिटी। समझो बात को, मैं समझा रहा हूं आपको। पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा दोनों सिमिलर वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या हो जाता है, झूठ अफवाह को फैलाकर वाहवाही मतलब लेना है ना, या फिर जैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर देना, रिलीजन बेस्ड बायस कर देना। समझ रहे हो? मतलब एक मैं हम्म। पॉलिटिकल व्यू से बता रहा हूँ, हॉस्पिटल व्यू से जैसे लोगों में डर क्रिएट कर देना, हम्म। है ना। ताकि क्या हो, लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने से क्या करेंगे, वो हॉस्पिटल रन करेंगे, हॉस्पिटल रन करने से क्या करेंगे, इनकी दवाइयाँ का सेल इंक्रीमेंट होगी, है ना। बोलते हैं डिमांड क्रिएट करना, डिमांड नहीं है तब भी जबरदस्ती डिमांड क्रिएट करना। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मानो टोमेटोज है ना, टोमेटो है, तो आप देखते हो कि हम्म। कि कभी कभी इसका मार्केट में डिमांड प्राइस होता है ₹30 पर केजी। और हम्म। अचानक से आप देखोगे कि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है कि 105 110 रुपए किलो हो जाते हैं। हाँ, 150 रुपए किलो लिया है। हाँ वही हम्म। वही, मतलब बता रहा हूँ ना। तो हाँ ये जी। इतना का डिफरेंस कैसे आ जा रहा है, और वो भी मतलब कि हम लोग को पता भी नहीं चलता, रातों रात बढ़ गए। राइट। समझ रहे हो? हम्म। तो ये रातों रात बढ़ते नहीं है, स्टॉक उन पास देखो। अब दो चीजें समझो, एक होते हैं फार्मर, हम्म। दूसरे होते हैं कंपनीज। हम्म। अब जो फार्मर है, जैसे मान लो जो किसान है, अब उस पर तो इतनी सारी फैसिलिटीज है नहीं कि हम्म। वो अपना तो प्रोडक्शन करे और अपने चीज़ों के स्टॉक कर ले, हम्म। है ना। तो ये इसको प्रोडक्शन करते हैं, और अगर इनका सेल नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा, खराब हुआ मतलब नुकसान हो जाएगा। तो उनको जबरदस्ती फोर्स करके, जबरदस्ती ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है ना, कि अगर नहीं लोगे भैया तो देख लो, हम लोग तो इतने में लेंगे, इससे कम में नहीं लेंगे। और ये क्या करते हैं, जितनी भी कंपनीज है ना, ये सारे एक दूसरे से इस मैटर पे डिस्कस कर लेते हैं। समझ रही हो? ये क्या करते यस। हैं, जितनी भी कंपनीज है, मान लो ए कंपनी है, बी कंपनी हो गया, सी कंपनी हो गया, ये सारे क्या हम्म। करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग इससे कम में लेंगे ही नहीं, और इससे ज्यादा देंगे ही नहीं, एक वो लोग फिक्स कर लेते हैं। ठीक। अब ये किसान हम्म। कहीं भी घूम जाए, उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करके बेच दे, है ना। कंपनीज खुद उनके पास आती हैं। हम्म। तो ये क्या करेंगे, जो टमाटो जो है हम लोग को ₹30 मिलते हैं ना, ये फार्मर से खरीदते हैं ₹5 किलो, हम्म। ₹10 किलो, है हम्म। ना। और ये क्योंकि बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, अब कितने टन्स में खरीदते हैं वो आप लोग मतलब हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मान लो 10 मिलियन टन्स, है ना, हम्म। 20 मिलियन टन्स, जितने भी खरीदे है हम्म। ना। अब ये क्या करेंगे, अचानक से ये कंपनी, अब क्या हो गया, फार्मर के पास तो टोमेटो है ही नहीं, सारे हम्म। टोमेटो किसने ले लिया, इसने। अब ये क्या करेंगे, अपने हम्म। कोल्ड स्टोर में, हम्म। इन्होंने क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर में इसको स्टॉक कर दिया। अब स्टॉक कर दिया मतलब हम्म। कोल्ड स्टोर में ये क्या, कितने दिनों तक रहता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, हम्म। कोई दिक्कत नहीं उनको। ठीक। अब हम्म। इसी तरह फिर क्या करेंगे, अगले साल
फिर से 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये कर करके खरीदते खरीदते ये लोग क्या करते जाते हैं, स्टॉक करते जाते करते जाते करते जाते, ठीक। अब जो सबसे पुराना वाला स्टॉक होगा ना, उसको तो हम्म निकालना है मार्केट में। तो ये क्या करेंगे, हम्म जितनी भी कंपनी ये मार्केट में सप्लाई को रोक देंगे, टोमेटो सप्लाई को रोक देंगे। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि हम्म सब्जी बोलते हैं सब्जी मंडी वाले, जो कि जितने अरे भी सेलर्स हैं उनको सब्जियां देते हैं, हम्म तो उनके उनको बोलेंगे कि आप इतने में खरीदोगे तभी दूंगा। अब इन्होंने इस ओ 10 रुपए की चीज को इंक्रीज करके कैसे बेच रहे। 50 रुपीज का बेच रहे हैं, चलो। हाँ, मान लो सपोज कर ले कि अगर 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो इन्होंने खरीदा हम्म होगा मान लो 5 रुपीज पे, और बेच रहे हैं हम्म कितने पे, रुपीज, मान लो 18 रुपए। और अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या ठीक करेगा, है। उसको 20 में बेचेगा। हम्म और रिटेलर क्या करेगा, उसको 30 में बेचेगा, क्योंकि ज्यादातर फायदा तो इसी को होगा, तभी ये खरीदते हैं। लेकिन ये भी हो राइट। सकता है ये 25 में बेचे। लेकिन हम्म अगर इनको जब जब देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया 5 साल में, 5-6 साल में, हम्म तब ये लोग क्या करते हैं, डिमांड को अपने हिसाब से मोनोपोली क्रिएट करके, मोनोपोली कहाँ से, अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले मार्केट समझ रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, इसलिए क्या करा, 10 रुपए से इंक्रीज करके 20 करा, 20 से इंक्रीज करके 30 कर दिया, तब भी लोग खरीद रहे हैं। मतलब कि इन्होंने ये समझ लिया कि लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, तो इन्होंने पकड़ बना ली मार्केट में। अब क्या करेंगे, मोनोपोली क्रिएट करेंगे। अब इसी टोमेटोज को वो बोलेंगे, अगर आपको 80 रुपए किलो लेना है तो लो, नहीं तो मार्केट में कहीं नहीं मिलने। अब अस्सी हम्म रुपए जो अब खरीदे कितने में, 5 रुपए, हम्म बेच कितने में रहे, 80 रुपए, मतलब कि पर केजी पे 75 का मुनाफा ले रही है, कंपनी वाले की हम्म बात कर रहा हूँ। अब ये जो हम्म डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये हो सकते हैं 10-15 रुपए ले, रिटेलर हो हम्म सकता है 5 रुपए 8 रुपए ले। लेकिन हम्म अब देखो, पहले कौन ज्यादा कमा रहा था, रिटेलर। हम्म लेकिन जब जब सिचुएशन इन्होंने कंट्रोल कर लिया, मार्केट को इन्होंने समझ लिया, तो लास्ट में मोनोपोली क्रिएट करने के बाद अब कौन ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, कंपनी। कंपनी है ना। अब ये क्या करेंगे, आप सोचो, अब एक हिसाब से आप समझो, 1 मिलियन टन, 1 टन में कितने केजी होता है, 1000। 1000 होता है ना। हम्म और 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख ना। हम्म और यहाँ पे कितना है, 10 मिलियन टन, मतलब इनके पास कितना हजार के, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। 10 मिलियन टन मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, है ना। आप लगाओ 3 और 0, 1 2 3 केजी, इतने केजी में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केजी, मतलब मान लो कि अब कितने हो गए, 1 अरब। हम्म अब इसमें इन्होंने 1 रुपये पे 75 रुपये कमाया, तो सोचो इन्होंने कितना मुनाफा कमाया। हम्म समझ रहे कंसेप्ट। जी। और मतलब दिखाने के लिए कि अंबानी बहुत अमीर है, लेकिन एक्चुअली में हम्म जो जो लोग हैं ना, जिन पे ब्लैक मनी है ना, जो हम्म टैक्स आईटीआर नहीं भरते, जो हम्म टैक्स नहीं भरते, उनके पास इतने पैसे हैं ना कि वो बोलते हैं ना, इलॉन मस्क को भी फेल कर दे। हम्म तो मतलब वो ब्लैक मनी के तौर पे है, इसलिए वो दिखा नहीं सकते, तो वो काउंट नहीं होता ना। हम्म, समझ गए, मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। तो अब आज इसके इतने ही रखते हैं, फिर कल समझेंगे मार्केटिंग मिक्स के फीचर्स क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या स्कोप्स है। ऑलराइट। ओके। ओके।